पुनः एक बार स्वागत है। कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को बीच में ही स्टॉप करना पड़ा, उसके लिए सॉरी है। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां कल बंद किए थे। बता रहे थे कि राजनीति को संचालित करने के लिए विभिन्न वर्गों को, विभिन्न संस्थाओं को जिम्मेदारी दिया गया है। कल 4 पिलर के बारे में आपको कुछ बताए थे, वहीं 4 पिलर के बारे में जो बताए, एक पिलर को बताए थे कार्यपालिका, दूसरा पिलर का विधायिका, तीसरा पिलर जो था न्यायपालिका, चौथा पिलर प्रेस और मीडिया। विधायिका का कार्य है नीति का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है नीति को लागू करना, न्यायपालिका का काम है नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले को दंडित करना। और प्रेस और मीडिया का काम है समाज की समस्याओं को लाना। अब इस कार्य समझ में आया कि किनका क्या क्या कार्य है। विधायिका का कार्य है नीति का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है नीति को लागू करना, न्यायपालिका का कार्य है नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले को दंडित करना, प्रेस और मीडिया का काम है समाज की समस्याओं को जनता के समक्ष बाहर लाना। अब अगला प्रश्न आता है कि विधायिका में आते कौन कौन है, विधायिका में किन्हें जिम्मेदारी दिया गया है नीति एवं नियम का निर्माण करने का। तो विधायिका में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी दिया गया है नीति का निर्माण करने के लिए संसद को, राज्य स्तर पर दिया गया है विधान मंडल को, केंद्र स्तर पर दिया गया है संसद को, राज्य स्तर पर दिया गया है विधान मंडल को। मतलब संसद और विधान मंडल का कार्य है नीति एवं नियम का निर्माण करना, और कार्यपालिका में नीति को लागू करने वाले में जैसे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, फिर सचिव, जिला स्तर के अधिकारी। इनका काम है कि नियम कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम है कि नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले को दंडित करना। उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। और प्रेस और मीडिया में आपका टीवी, न्यूज़पेपर। अब हम लोग चारों पिलर के, जो पिलर हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस मीडिया के बारे में तो टीवी, न्यूज़पेपर जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलसिलेवार ढंग से एक एक पिलर को उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विधायिका को, विधायिका के बाद हम लोग चलेंगे कार्यपालिका पर, कार्यपालिका के बाद चलेंगे न्यायपालिका पर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे संविधान पर। ये आपका टोटल पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं केंद्र स्तर पर संसद, केंद्र स्तर पर चलते हैं संसद। संसद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केंद्र की विधायिका के अंतर्गत हम लोग चलेंगे संसद। संसद के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संसद की संरचना, लोकसभा, राज्यसभा, समितियां और विधेयक। संसद के अंतर्गत इन सारी बातों को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से डिस्कस करेंगे।
अब एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसद। एग्जामिनेशन में अधिकतर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन संसद से एराइज होते हैं। तो स्टूडेंट को तैयारी के लिए संसद के पर, विधायिका पर, संसद पर विशेष फोकस कर पढ़ाई करना चाहिए। चाहे प्रतिज्ञा के स्टूडेंट हो या बाहर के भी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो जो पढ़ चुके हों, जो नहीं भी पढ़े हों, या कोई भी, आप जरूर से जरूर वीडियो को एक बार देखिए और उसको देख करके सीखिए। और एक चीज़ और कहना है कि जब भी वीडियो देखने के लिए बैठें तो कॉपी कलम लेकर के बैठें। कुछ मेन पॉइंट हो सकता है कि आपको और जगह ना मिले, यहाँ मिल जाए तो आप तुरंत नोट कर लें। इससे आपको यह फायदा होगा कि आप नोट करने के बाद आपका वो कॉपी में आ जाने के बाद, नोटबुक में आने के बाद फिर आप उसको वापस देख सकते हैं, वापस आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, संसद की संरचना। संसद का संरचना में हम लोग पढ़ेंगे, संसद की संरचना में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे गठन, दूसरा पढ़ेंगे सत्र की अवधि, तीसरा पढ़ेंगे घनकोटि कोरम, चौथा पढ़ेंगे स्थानों में वृद्धि पर रोक, पांचवा पढ़ेंगे लगातार अनुपस्थिति के कारण पदत्याग। तो संसद के संरचना में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गठन। गठन में हम लोग यह देखेंगे कि संसद का निर्माण कब हुआ, किसने किया, कब किया, कितने लागत लगे, क्या क्या संसद में है, संसद कब चालू होता है, कब बंद होता है। इस सारी बातों को इसमें समझने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीपीएससी यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप गंभीरतापूर्वक इस वीडियो के साथ बने हुए रहें। और एक चीज और अपील करना, हम शुरू में पहले ही बोल चुके हैं कि कॉपी कलम के साथ बैठें। तो सबसे पहले गठन में संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हाउस या संसद भवन। पार्लियामेंट नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन का निर्माण कार्य 12 फरवरी 1921 को प्रारंभ हुआ। इसके शिलान्यास करने वाले थे ड्यूक ऑफ कनॉट। बहुत इंपॉर्टेंट, 12 फरवरी 1921 को कार्य प्रारंभ हुआ, उसके शिलान्यास करता थे ड्यूक ऑफ कनॉट। अगले, संसद भवन के वास्तुकार थे अंग्रेज नागरिक लुटियंस और ब्रेकर। संसद भवन को बनने में लागत आया था लगभग 83 लाख रुपए। संसद भवन करीब 6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। संसद भवन के अंतर्गत एक 118 फुट वाले केंद्रीय कक्ष है, केंद्रीय कक्ष है, जहां पर 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई थी। संसद भवन में 144 स्तंभ हैं, जिसकी ऊंचाई 27 फुट है। आप
देखे होंगे संसद का संरचना वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। ये स्तंभ हुआ, इसी के अंदर में केंद्रीय कक्ष है, इसी के अंदर में लोकसभा है, इसी के अंदर में राज्यसभा है, इसी के अंदर में पुस्तकालय है। तब इस केंद्रीय कक्ष 118 फुट वाले केंद्रीय कक्ष ऊंचाई का केंद्रीय कक्ष है, जहां पर 1946 संविधान सभा की क्या हुई थी, बैठक हुई थी। संसद भवन 18 फरवरी 1927 को बनकर तैयार हुआ, जिसके उद्घाटनकर्ता थे लॉर्ड इरविन। 1927 मतलब इसका निर्माण कार्य से समाप्ति तक 6 साल का समय लगा। बनने में कितना लाख लगे? 83 लाख। 6 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 118 फुट वाले केंद्रीय कक्ष है, जहां पर संविधान सभा की 1946 में बैठक हुई थी। 144 स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई सभी की ऊंचाई 27 फुट है। संसद भवन के उद्घाटनकर्ता थे लॉर्ड इरविन। अब हम आगे चलते हैं, गठन नहीं चलते हैं, अभी गठन नहीं चलते हैं। गठन के अंतर्गत चलते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। परंतु कभी कभी एग्जाम में आता है, कि संसद के कितने भाग होते हैं। तो भाग होते हैं 2, लोकसभा, राज्यसभा। फर्क है। एक बीपीएससी तक क्वेश्चन आया है कि संसद के अंग कितने हैं, तो जब अंग कहेंगे तो 3 और भाग कितने हैं तो 2, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा के चैप्टर में। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत क्या है, कोई आपसे पूछ दे कि लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहा जाता है और राज्यसभा को प्रतिनिधि सभा क्यों कहा जाता है, इसमें आप डिफरेंस बताइए। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा में आने वाले सदस्य जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, इसीलिए इसको जनता का सदन कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा कहा जाता है कि राज्यसभा में आने वाले सदस्य जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा आते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो ये कभी भूलेंगे नहीं कि अंग होते हैं 3, भाग होते हैं 2। एक और टॉपिक लेते हैं, दूसरा पार्ट आते हैं हम लोग, सत्र की अवधि। मतलब इसका अर्थ हुआ कि संविधान में संसद की बैठक कितनी बार बुलाई जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक अभी हाल में एग्जाम में, झारखंड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन? कि संविधान के अनुसार संसद की कितनी बैठक एक साल में बुलाई जा सकती है। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे कि एक वर्ष में संविधान के अनुसार संसद की एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की बैठक का समय गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान के अनुसार संसद की कितनी बैठक बुलाई जा सकती है, तो 2, या ऐसे पूछ दे एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि कितनी होगी, तो वहां पर रहेगा ऑप्शन में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। आप क्या मानेंगे उसको? 6 महीना। 9 महीना पूछ भी रहे, आप क्या मानेंगे? 9 महीना, 6 महीना। तो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, साथ में और आपको जो नया लगता हो उसको नोट करते चलेंगे। अब
परंतु वर्तमान में ऋतु के अनुसार संसद की 3 बैठक बुलाई जाती है। एक शीतकालीन, दूसरा ग्रीष्मकालीन, तीसरा मानसूनकालीन। कभी कभी विशेष बैठक भी आमंत्रित या बुलाई जाती है। ये वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसमें और है, कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ इसमें और कुछ विशेष कुछ चाहिए उसके बारे में आप बोल सकते हैं, या कमेंट करें या उसको देखें और पढ़ें। पढ़ना जरूरी है। और साथ में एक चीज़ और इसमें आपको बोलेंगे कि जब भी बैठे तो कॉपी कलम लेकर कहीं बैठे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम यहीं से आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हम जो पॉइंट लिखे थे वो सारे पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे।